हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से इस लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए आपको बस केवल दो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स और डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन भी आप जानते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैं करवा चुका हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि दो हैं, और एक लेंज लॉ, और फिर ईएमआई के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको ईएमआई भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल की हेल्प से अगर मैं आपको समझाऊं, जो कि आप घर पे भी कर सकते हो, ये कोयल ले लेना। ठीक है, क्लोज्ड कोयल, और यहां पे देखो आप क्या लगा देना, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब देखो यहां पे कोई क्या बैटरी लगी हुई है, मैंने तो बस केवल कोयल ली है, क्लोज्ड कोयल, और यहां पे गैल्वेनोमीटर को लगाया है। तो बैटरी तो लगी नहीं हुई, क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, एक बार मैग्नेट को मैं मूव करवा के लाऊं इसकी तरफ, या इसे उस तरफ अवे भी ले जा सकते हो। मान लो मैं इसकी तरफ एक बार मैग्नेट को मूव करवाता हुआ लाया। ठीक है, ये कोयल यहीं पे है। ठीक है, बार मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूं। तो आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें है ना, अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। देखो कोई बैटरी नहीं लगी हुई, मैंने बस क्या किया है, बार मैग्नेट को मूव करवाते हुए कोयल की तरफ लाया हूं। तो आप इसको घर पे कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल होगा कि इसमें अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब एक तरह से अब इस कोयल में करंट फ्लो होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और ये ऐसे फ्लो होगा, यहां पे ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसे ही क्योंकि मतलब ये करंट ऐसे फ्लो क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाते हुए लाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी एक तरह से। अब इस कोयल में करंट फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। हाँ, इस केस में ऐसे करेगा। ठीक है, अगर बार मैग्नेट को इसकी तरफ ना मूव करवा के इससे अवे मूव करवाएं, तो डिफ्लेक्शन है ना अचानक बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अब ऐसे हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी इंड्यूस्ड करंट ही है। ठीक है, तो ऐसा आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ये जो अब इसमें करंट पैदा हुआ ना, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना, बार मैग्नेट के इस तरफ या उस तरफ मूव करवाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और ये तभी आएगा जब इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है ना, आज के लेक्चर में हमें इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब देखो फैराडे ने दो लॉ दिए हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फैराडेज
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ देखो क्या कहता है, मतलब फैराडे ने फर्स्ट लॉ क्या दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnetic flux through coil with time, then an EMF is induced inside that coil, उसको बोलते हैं induced EMF। then an EMF is induced inside coil। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक तरह से वोल्टेज आप सोच सकते हो। और उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, एंड दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। मतलब मान लो कोई कोयल है, ऐसे करके अगर उस कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये जरूरी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, ठीक है। तब है ना, तब क्या होगा, इस कोयल में EMF इंड्यूस हो जाएगा और उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ में, इफ द कोयल इज क्लोज, मतलब अगर सर्किट क्लोज हुआ कुछ ऐसे करके, इफ द सर्किट इज क्लोज्ड EMF तो इंड्यूस हुआ था, मान लो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो EMF इंड्यूस होगा इसमें, ऐसा फैराडे ने बोला फर्स्ट लॉ में। सर्किट क्लोज हो गया तो कुछ करंट भी आ जाएगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट। देन एन करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब देखो, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन देगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, लेंज़ लॉ, ठीक है। लेंज़ लॉ को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, मान लो मेरे पास कोई कोयल है, फर्स्ट लॉ देखो, इस कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, मतलब मान लो एक कोयल स्टेशनरी है, ठीक है। मान लो मैं एक बार मैग्नेट को मूव करवाता हूं, इसकी तरफ मूव करवाता हुआ, मतलब बार मैग्नेट को पकड़ के इसकी तरफ लाऊं, कोयल की तरफ। तो एक चीज सोचना, इस कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना, अंदर तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है और बाहर नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को नजदीक लाते जाओगे, इस कोयल में से मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती जाएंगी ना, मतलब इस कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोयल इंक्रीज विद टाइम, क्योंकि बार मैग्नेट को नजदीक लाया जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुआ ना, बेशक से वो बड़ा हुआ हो,
इस केस में बढ़ा है, ठीक है, चाहे बढ़े चाहे घटे, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है विद टाइम, ये बात बहुत जरूरी है। तो इस केस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहा हूं, तो चेंज तो है, चाहे बेशक इंक्रीज हो चेंज, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, चेंज तो है। तो इसका मतलब एक तरह से इस कोयल में एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, है ना, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो सर्किट क्लोज भी है, ये गैल्वेनोमीटर, तो एक करंट भी आना चाहिए, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इस केस में यहां पे ऐसे आएगा करंट, मतलब डिफ्लेक्शन ऐसे शो होगी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में ऐसे डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया इस केस में, इसकी एक्सप्लेनेशन देता है लेंज लॉ, ठीक है ना। लेंज लॉ एक तरह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, हाँ उसको बाद में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रखो, बार मैग्नेट को इसके नजदीक लाओगे ना तो ऐसे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं इसी बार मैग्नेट को इससे दूर लेके जाऊं, दूर अवे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे ही लिंक होगा थ्रू दिस कोयल, ऐसे ही पास होगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब देखो इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो क्या कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी इस कोयल से, तो एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। अब है ना अचानक से जैसे इस बार मैग्नेट को आगे लेके जाओगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। देखो बार मैग्नेट को उस तरफ लेके जाया जा रहा है, तो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा टाइम के साथ, चाहे घटना या बढ़ना, चेंज तो है मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस कोयल में, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ना इस कोयल में, और क्योंकि सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी इंड्यूस होगा, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। अब ये करंट की डायरेक्शन ऐसे क्यों होगी, जब बार मैग्नेट को मैं अवे मूव करवा रहा हूं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी कौन देता है, लेंज लॉ, उसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सोचो बार मैग्नेट यहीं का यहीं पे है, रेस्ट पे, और ये कोयल तो है स्टेशनरी, तो क्या टाइम के साथ इस कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, नहीं, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक होगा थ्रू दिस कोयल, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा ऐसे करके, लेकिन क्योंकि मैग्नेट रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना थ्रू दिस कोयल। तो क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक और चीज, जितना फास्टली इस बार मैग्नेट को मूव करवाओगे ना उतने ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। वो कैसे, देखो मान लो बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाया जा रहा है, बार मैग्नेट को मैं पकड़ के इसकी तरफ ला रहा हूं, कोयल स्टेशनरी है मान लो, और मान लो v1 रफ्तार से, ठीक है। तो ऐसे फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा ऑब्वियसली, फर्स्ट केस हो गया ना जैसे मैंने बताया था। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, हाँ इसकी डायरेक्शन ऐसे ही क्यों है थोड़ी देर में पता चलने वाली है। लेकिन एक चीज सोचना, यहां पे तो v1 स्पीड से
लेके आया हूँ मैं कांस्टेंट स्पीड v1 स्पीड से। आप ये मत सोचना कि जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को इस कोयल के नज़दीक लेके आते जाओगे कांस्टेंट स्पीड से, इसमें करंट बढ़ने वाला नहीं। आप ये मत सोचो कि इंड्यूस्ड करंट एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई बार मैग्नेट को जितना नज़दीक लेके आते जाओगे उससे इतने, इस कोयल से उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, इसलिए तो बात सच है, तो उतना ही ज़्यादा करंट नहीं। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का रिलेशन केवल एक चीज़ से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की रेट या मैग्नेटिक फ्लक्स से घटने की रेट क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है उससे कोई मतलब नहीं है इंड्यूस्ड करंट का या ईएमएफ इंड्यूस का। ऐसा मत सोचना कि बार मैग्नेट जितना नज़दीक आ जाएगा इस कोयल के उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, नहीं। कि भैया ऐसा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो बार मैग्नेट बहुत नज़दीक आ गया और फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया इससे लिंक, ये तो बात सच है। तो ज़्यादा फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी ज़्यादा होगा, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब एक तरह से ईएमएफ इंड्यूस, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, उसका संबंध मैग्नेटिक फ्लक्स से कभी नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट से होता है। तो आप बार मैग्नेट को कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हो, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की रेट कांस्टेंट हो, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एक बात समझ में आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है या इंड्यूस्ड करंट, इसका संबंध या इसका कोई रिलेशन नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज़्यादा है। हाँ, उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट क्या है, बढ़ने की या घटने की रेट क्या है, उससे संबंध होता है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है। तो v1 स्पीड से इस तरफ लेके आ रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा जितना ज़्यादा नज़दीक लेके आओगे। मान लो अगर ऐसा है मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, जैसे इसको नज़दीक लेके आते जा रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली। तो ऐसा मत सोचना कि जब बार मैग्नेट नज़दीक आ जाएगा ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, कि करंट इंड्यूस्ड वो भी ज़्यादा होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की रेट कांस्टेंट है, जैसे जैसे मैं इस बार मैग्नेट को नज़दीक लेके आता जा रहा हूँ, मान लो कुछ ऐसा वेरिएशन है 5 वर्सेस t, तो बार मैग्नेट चाहे इसके कितने नज़दीक आ जाए इंड्यूस्ड करंट उतना ही रहेगा, इस डायरेक्शन में उतना ही इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, चाहे वो बार मैग्नेट इसके कितने ही नज़दीक आ जाए, ठीक है। तो एक बात तो अभी समझ में आ गई होगी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड करंट, उसका संबंध कभी भी फाई से नहीं होता, सेकेंड लॉ में पता चलेगा। उसका संबंध फाई के चेंज होने की रेट से होता है, डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने या घटने की रेट से संबंध होता है, सीधा संबंध, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। तो बार मैग्नेट को इस तरफ लेके आते जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, मान लो इससे फ्लक्स टाइम के साथ कुछ ऐसे बढ़ रहा है लीनियरली, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये ऐसे ही क्यों करेगा, ऐसे क्यों नहीं करेगा, ये अभी थोड़ी देर में लैंज लॉ बताएगा, ठीक है। अभी के लिए पता करो, अभी के लिए याद रख लो कि ऐसे करेगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट को इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से लाने के कारण इससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ये तो सब जानते हैं, मान लो लीनियरली बढ़ेगा, तो डी फाई बाई डी टी देखो कांस्टेंट है ना मैग्नेटिक फ्लक्स से बढ़ने की रेट, तो चाहे मैग्नेट यहाँ पे हो चाहे कितना ही नज़दीक आ जाए इंड्यूस्ड करंट उतना ही रहेगा, मतलब ये गैलेनोमीटर उतनी डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है।
मान लो V1 कांस्टेंट स्पीड वाले केस में इस गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लेक्शन शो की, मान लो I1, ठीक है। अब मैं सेकंड केस में इसी बार मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके आऊँगा, लेकिन ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड से, V2, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा और लीनियरली ही बढ़ेगा, मान लो कुछ ऐसा है, मतलब लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की रेट ज़्यादा हो जाए। अब देखो, पहले तो V1 वाले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की रेट ये थी, मतलब ऐसे लीनियरली बढ़ रहा था। अब ज़्यादा स्पीड से लेके आ रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन पहले से ज़्यादा, V2। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अब भी लीनियरली ही बढ़ेगा, मान लो कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे बढ़े, ठीक है। डिफ्लेक्शन तो ऐसे ही शो होगी ऑब्वियसली, इंड्यूस्ड करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। ऐसे ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों नहीं आया, ये थोड़ी देर में लेंज लॉ बताएगा। लेकिन जितना ज़्यादा फास्टर मूव करोगे ना बार मैग्नेट को, इंड्यूस्ड करंट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो V2 स्पीड वाले केस में इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा, मान लो I2, V2 V1 से ज़्यादा है तो I2 भी क्या होगा, I1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब बार मैग्नेट को जितना फास्टर मूव करोगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं, इस स्टेशनरी कोयल को और मूव करवाऊं जितनी स्पीड से बार मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं। V स्पीड से बार मैग्नेट को इस तरफ मूव करवा रहा हूं और V स्पीड से ही स्टेशनरी कोयल, सॉरी इस कोयल को भी, मतलब अब की बार मैं इस कोयल को भी मूव करवा रहा हूं इस तरफ उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से इस बार मैग्नेट को। तो क्या इस केस में इस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा या क्या कोई इंड्यूस्ड करंट आएगा? खुद सोचो, जितनी स्पीड से बार मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं उतनी स्पीड से कोयल को भी, जितना ये कोयल चलेगी उतना ही बार मैग्नेट चलेगा। क्या इस कोयल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या अब टाइम के साथ चेंज होगा? नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऐसे बोलता है कि किसी कोयल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर कोयल क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी स्पीड से मैं बार मैग्नेट को मूव करवा रहा हूँ उतनी स्पीड से कोयल को भी। तो टाइम के साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा ही नहीं। तो फाई कांस्टेंट, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मान लो कोयल स्टेशनरी हो, अब बार मैग्नेट को मैं अवे मूव करवाऊं, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज होगा, क्योंकि बार मैग्नेट उस तरफ मूव करता जाएगा। इससे कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज होगा। डिक्रीज भी तो चेंज ही है ना, तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। और सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा।
अब के वाले केस में इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे आएगा, गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं की, ऐसे ही क्यों की, मतलब एक तरह से इसमें ऐसे ही करंट फ्लो क्यों किया, इस वाले केस में ऐसे क्यों नहीं किया, इन सब को लेंज लॉ बताएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई आपको कि ईएमएफ इंड्यूस है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण, वो कभी भी इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स इतना ज्यादा है या इतना कम है। फाई के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट क्या है, मतलब डी फाई बाई डी टी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ क्या दिया फैराडे ने, फर्स्ट लॉ में तो बोल दिया कि किसी भी क्लोज से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी आ जाएगा ऑब्वियसली, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो सेकंड लॉ में क्या दिया फैराडे ने, सेकंड लॉ में क्या बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा ना, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर किसी कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। सेकंड लॉ में क्या बोला, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है, डिफ्रेंशिएशन ये आपको आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से समझना है तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जो मैं बता चुका हूँ, और एक डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। अभी माइनस साइन क्यों लगा दिया, ये है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ, ठीक है। ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है माइनस साइन, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। अब माइनस साइन मैंने अभी बताया लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, ये लेंज लॉ के कारण हम लगाते हैं, ठीक है, लेंज लॉ की वजह से। और मैं पहले भी बता चुका हूँ लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है। मेरे पास कोई कोयल, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस कोयल में ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ऐसा फर्स्ट लॉ में था। सेकंड लॉ में क्या है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन रियलिटी क्या आएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, बस ये केवल माइनस साइन लेंज लॉ के कारण ही लगाया गया हमें, ठीक है। एक तरह से ऐसा समझो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है सिंप्लिसिटी के लिए।
वैसे आपसे अगर लेंज का सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पूछा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ, तो आपको माइनस साइन लगाना होगा और अलग से बताना होगा दिस माइनस साइन इज अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इस माइनस साइन को हटा दो, ठीक है। तो एक तरह से इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ जाएगा, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक चीज होती है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये तो है इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम पे। अब एक होती है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, सब जानते हैं, ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। मान लो डेल्टा टी टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना आया, डेल्टा फाई विद ए कोयल। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे लिखोगे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। और मान लो वो जो कोयल है ना वो क्लोज थी, ईएमएफ इंड्यूस हुआ किसी टाइम पे कितना, डी फाई बाई डी टी, और कोयल क्लोज है और कोयल का रेजिस्टेंस मान लो R, कोयल क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट। वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ही तो होता है। देखो ये जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, एक तरह से वोल्टेज है, वोल्टेज डेवलप्ड होगी किसी कोयल में, ठीक है। किस कारण, क्योंकि इस कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा था। तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर कर दो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता ना, और आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, और ई क्या, डी फाई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसल, तो डी क्यू कितना आ गया, 1 बाई आर डी फाई, है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन डी क्यू डेल्टा क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल्टा फाई। अब डेल्टा क्यू क्या है, किसी टाइम इंटरवल में उस कोयल में से कितना चार्ज पास हुआ होगा किसी टाइम इंटरवल में, इंड्यूस्ड करंट के तहत किसी टाइम इंटरवल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया है, डेल्टा फाई, आर रेजिस्टेंस ऑफ दैट कोयल, तो उसी टाइम इंटरवल में इंड्यूस्ड करंट के तहत या इंड्यूस्ड करंट के कारण कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ होगा, डेल्टा क्यू, वो क्या होता है 1 बाई आर डेल्टा फाई। इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो किसी टाइम पे मतलब किसी भी इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो करेगा, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट आई, और जो कि क्या हो जाएगी, ई बाई आर, मतलब 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। लेकिन किसी टाइम इंटरवल में मान लो डेल्टा क्यू चार्ज पास हुआ, तो उस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज करंट अगर पूछा जाए वो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई में डेल्टा टी, मतलब उस टाइम इंटरवल में जितना चार्ज पास हुआ या जितना चार्ज फ्लो हुआ बाय में वो टाइम इंटरवल, ऐसा ही होता है ना। ये तो है एवरेज करंट, तो डेल्टा फाई बाय में आर डेल्टा टी, ये क्या है, एवरेज करंट, ठीक है। और ये है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट, ये एवरेज इंड्यूस्ड करंट। और अगर आपको इन रियलिटी ये पूछा जाए कि भाई फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे, EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो माइनस साइन लगा देना। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो डी फाई बाई डी टी है,
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो माइनस साइन लगा देना, ये जरूरी है। ये माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, इंड्यूस्ड EMF या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF माइनस डी फाइव बाई डी टी आप लिखोगे, ऐसा लिखना होगा, माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसा सोचो कि माइनस साइन को मत लगाओ, तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ई इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ जाएगा, E बाई आर। मान लो वो कोयल क्लोज थी, सर्किट क्लोज था, कोयल का रेजिस्टेंस R, और उसमें कितना EMF इंड्यूस हुआ है, E इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे, डी फाइव बाई डी टी, और रेजिस्टेंस R है, सर्किट क्लोज है, तो करंट भी आएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर अप्लाई करना होगा, मतलब एक तरह से I इज इक्वल टू E बाई आर। तो यह है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब I को डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं हम, ऐसा ही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, तो ऐसा लिख दोगे, डी टी से डी टी कैंसिल, डी क्यू ये आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल्टा फाइव। मान लो किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में उस कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया, डेल्टा फाइव, तो ऐसा बोला जाएगा कि उसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा इंड्यूस्ड करंट के कारण, वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर। अगर एवरेज इंड्यूस्ड करंट पूछा जाए तो बस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टोटल चार्ज फ्लो बाई टाइम इंटरवल, और वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स को आप याद रखना, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, एवरेज इंड्यूस्ड EMF, एवरेज इंड्यूस्ड करंट, टोटल चार्ज फ्लो इन दैट टाइम इंटरवल डेल्टा क्यू, ठीक है। इन टर्म्स को आप याद रखना, ठीक है। अब आता है लेंज लॉ, जो कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा कि इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो होगा कोयल में या ऐसे। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो EMF इंड्यूस पक्का होगा, सर्किट क्लोज है, मतलब कोयल क्लोज है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। अब वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो होगा या ऐसे फ्लो होगा, इनका फैसला कौन करता है, लेंज लॉ, ठीक है। अभी हम लेंज लॉ को पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है बस लेंज लॉ, और कुछ नहीं है। क्या पढ़ेंगे, लेंज लॉ, लेंज लॉ। अब देखो ये क्या कहता है, अगर इसकी स्टेटमेंट लिखी जाए या डेफिनेशन, it states that induced current in coil always oppose the cause अब इसकी डेफिनेशन समझें। सर्किट क्लोज है और कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, लेकिन क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो इंड्यूस्ड करंट जो कि उस कोयल में पैदा हुआ है, वो उस क्योज को अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस्ड करंट आया है। अब इसको अच्छे से समझ आएगा आपको। अभी ये मान लो ये मेरे पास कोयल, स्टेशनरी कोयल, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर, मतलब सर्किट क्लोज है।
मान लो ये बार मैग्नेट को आप इस कोयल की तरफ लेके आ रहे हो, ऐसे मूव करवा रहे हो बार मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पास होगा ना इस कोयल से, मतलब इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। बाहर क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे आप नज़दीक लेके आओगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मोर और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोयल से पास होती जाएंगी जैसे आप बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आओगे। ये तो बात ठीक है, पक्की है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने के कारण इसमें करंट इंड्यूस होगा ना, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होगी कि वो हमेशा अपोज करेगी क्योज। क्योज क्या है यहाँ पे, क्योज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जैसे भी आएगा जरूर, ऐसे आए या ऐसे आए इस कोयल में, वो इंड्यूस्ड करंट किस क्योज को अपोज करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को। तो क्योज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, क्योंकि बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आता जा रहा हूं, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। मतलब अब एक चीज देखो, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, क्योंकि बार मैग्नेट को नजदीक लेके आता जा रहा हूं, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को रोक के, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। तो एक तरह से जैसे भी आए इंड्यूस्ड करंट, और ये एक तरह से सोलिनॉइड है, तो उस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सोलिनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ऐसी आनी चाहिए ना, तभी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा। तो एक तरह से ये साउथ पोल बनना चाहिए और ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए उस सोलिनॉइड का। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा तभी तो ये इस तरफ वाला साउथ पोल बनेगा और इस तरफ वाला नॉर्थ पोल। तो बस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये साउथ पोल है। अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं तो इसमें इस टर्न में इस तरफ से देखने पर कैसे करंट फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज, है ना। इस टर्न को देखो, अगर इस टर्न को इस तरफ से देखोगे तो देखो कैसे करंट फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज देख लो, तो इस तरफ वाला फेस क्या हुआ, नॉर्थ पोल, तो इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और जो कि होना भी चाहिए। अब इसी को ही देख लो, इस टर्न में देखो ऐसे करंट अगर फ्लो करे तो इस तरफ से देखने पर कैसा फ्लो नजर आ रहा है करंट का, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से देखने पर, मतलब ये नॉर्थ पोल होना चाहिए इस तरफ वाला फेस, तो साउथ नॉर्थ। तो एक तरह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी ना, साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने को रोक ही तो रहा है, अपोज कर रहा है ना। तो बस अगर आप इस बार मैग्नेट को उस तरफ मूव करवा के ले जाओ तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगी इस गैल्वेनोमीटर में। अब इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने के बजाय क्या करेगा, घटेगा, है ना। तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि वो इस डायरेक्शन में घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाए, मतलब अपोज करे। फ्लक्स बढ़ रहा था तो घटाए, अगर इस केस में फ्लक्स घट रहा है इस डायरेक्शन में तो फ्लक्स को बढ़ाए। तो एक तरह से ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल। तो अब इंड्यूस्ड करंट अपोजिट हो जाएगा।
ठीक है ना। ठीक है, ये साउथ पोल होना जरूरी है, नॉर्थ पोल होना जरूरी है। तो अब एक चीज देखो कि अगर ये साउथ पोल है तो इस तरफ से देखने पर इस टर्न में कैसे करंट फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज। इस तरफ से देखने पर क्या हो नहीं रहा क्लॉकवाइज, देख लो बेशक। तो इसका मतलब ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो, जब मैं बार मैग्नेट को उस तरफ मूव करवा रहा हूं तो यहां पे साउथ पोल आ गया, यहां पे नॉर्थ, और बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ ये है ही, तो साउथ नॉर्थ तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये कोयल एक तरह से बार मैग्नेट को उस तरफ ले जाने से रोकेगी। हाँ, मेरे को बार मैग्नेट उस तरफ लेके जाना है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा, लेकिन साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि बार मैग्नेट पे कुछ पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, तो मेरे को बार मैग्नेट पे ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा ना एक्सटर्नल, मैं अपने हाथ से, ताकि बार मैग्नेट को मैं उस तरफ ले जाऊं। तो एक तरह से मेरे को मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। बार मैग्नेट को उस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे को ऐसा महसूस होगा कि इस बार मैग्नेट को कोई ऐसे खींच रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो एक तरह से मेरे को बार मैग्नेट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं, और वो मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब मेरा मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बार मैग्नेट को इस तरफ लेके आता, मूव करवाता हुआ, तो ये नॉर्थ, तो ये क्या बन जाता, नॉर्थ, और ये साउथ। तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है ना, क्योंकि तब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ता। क्यों, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को रोकना है तो इंड्यूस्ड करंट को ऐसे फ्लो होना होगा। अब लेंज लॉ यही तो बताता है कि उसमें क्लोज्ड कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो जिस कारण से इंड्यूस हुआ है उसी कारण को अपोज करे। मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से ही तो करंट इंड्यूस हुआ है, क्यों, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना है। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस हो कि बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को वो घटाए, तो ऐसे ही इंड्यूस्ड करंट ऐसे ही फ्लो होना होगा ना, क्योंकि इस इंड्यूस्ड करंट के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को वो घटा रहा है ना। तो इस केस में देखो, जब मैं बार मैग्नेट को नजदीक लेके आऊंगा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो मेरे को ऐसा महसूस होगा कि बार मैग्नेट पे कुछ फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, लेकिन मेरे को तो इस तरफ लेके आना है, तो मेरे को खुद से बार मैग्नेट पे इस तरफ फोर्स लगाना होगा। तो इसका मतलब मेरे को मैकेनिकल वर्क करना होगा, और वो एक तरह से कहाँ पे दिखेगा मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है, या कुछ अच्छे अच्छे एक्टिविटीज को। फैराडे फर्स्ट लॉ भी हो चुका, सेकंड लॉ भी हो चुका, और लेंज लॉ भी हो चुका।
अब देखो कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल या एक्टिविटीज, मान लो ये कोई कोयल है, ठीक है, क्लोज्ड कोयल। एक बार मैग्नेट को मैं इसके नज़दीक लेके आ रहा हूँ, ये क्या बार मैग्नेट, इस तरफ मूव करवाता हुआ लेके आ रहा हूँ ऐसे, और ये मान लो कोई पी पॉइंट है। तो बार मैग्नेट को नज़दीक लेके आऊँगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोयल को टाइम के साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोयल से पास होती जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और क्योंकि क्लोज्ड कोयल है, सर्किट क्लोज है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगानी है। पी से देखने पर इंड्यूस्ड करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा या क्लॉकवाइज। अब देखो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा कि इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को वो घटाने की कोशिश करें। तो मतलब इस तरफ साउथ पोल आए, इस तरफ वाले फेस का, और इस तरफ वाला फेस क्या हो, नॉर्थ पोल, है ना। तो एक तरह से इसमें ऐसे करंट इंड्यूस होगा ना, इस तरफ वाला फेस साउथ पोल, इस तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल। तो इस इंड्यूस्ड करंट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए, तभी तो वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, मतलब क्योज को अपोज करेगा। और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, मतलब इस तरफ से देखने से इसमें करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होता हुआ नजर आना चाहिए। देखो पी पॉइंट से देखो, क्या क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस्ड करंट नहीं है पी पॉइंट से देखने पर, है ना। तो पी पॉइंट से देखने पर क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस्ड करंट नजर आएगा हमें, और इस तरफ से देखने पर ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, यही करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा इस तरफ से देखने पर, ठीक है। लेकिन पूछा गया पी से देखने पर। अभी मैं इसी बार मैग्नेट को इसके करीब ना लेके जाऊं, लेकिन इससे दूर लेके जाऊं, ऐसे मूव करवाऊं। तो अब की बार इस पी पॉइंट से देखने पर इस कोयल में करंट, इंड्यूस्ड करंट किस सेंस में नजर आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो बताओ। तो देखो इस बार मैग्नेट को इस तरफ लेके जाऊंगा मैं, क्या इससे मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा या नहीं घटेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे आएगा, लेकिन इस कोयल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पास होगा वो घटता जाएगा ना, क्योंकि बार मैग्नेट इस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, इससे दूर, तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोयल से पास होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस सेंस में आए कि वो इस डायरेक्शन में घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करे। तो इस तरफ वाला फेस साउथ पोल और इस तरफ वाला नॉर्थ पोल, तभी तो वो इस घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा ना। तो ऐसे करंट फ्लो करे, मतलब पी पॉइंट से देखो तो कैसे नजर आए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट पी पॉइंट से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नजर आएगा, क्योंकि इस तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल और कोयल का इस तरफ वाला फेस साउथ पोल होगा ना, तभी तो वो घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ऐसे ही तो आएगी, तो वो घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी बोल लो या न्यूमेरिकल बोल लो। नेक्स्ट क्या है, मान लो मेरे पास दो कोयल है, फर्स्ट कोयल सेकंड कोयल, कोएक्सियल कोयल है, दोनों की एक्सिस क्या सेम, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में दिया क्या हुआ है, इस कोयल में मैं ऐसे करंट फ्लो करवाऊंगा, ठीक है, और ये मैंने खुद से करंट फ्लो करवाया है, और ये करंट मान लो मैं टाइम के साथ बढ़ाऊं, आई इंक्रीज करे टाइम के साथ, तो इस कोयल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस कोयल में, इस P पॉइंट से देखने पर, एज सीन फ्रॉम P। तो पहली चीज बताओ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस कोयल में, ऐसे करंट मैंने फ्लो करवाया है, तो यहां से देखो ये करंट कैसे दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ से देखने पर, तो मतलब ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इसकी, इस रिंग की वजह से, इस रिंग में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोयल से भी पास होंगे, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे इस कोयल में, इससे मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी ना, तो मतलब एक तरह से इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, भले ही बढ़ रहा हो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कोयल में, सर्किट, कोयल क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। अब वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा ना कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ते हुए को अपोज करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो इस तरफ वाला फेस साउथ पोल हो, इस तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल आए उस इंड्यूस्ड करंट के कारण, तो साउथ टू नॉर्थ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी ना उस इंड्यूस्ड करंट के कारण, तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, अगर ये वाला फेस क्या हो, साउथ पोल, और वो वाला फेस है नॉर्थ पोल हो। तो P पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ये फेस क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल, मतलब यहां से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए, P पॉइंट से देखने पर कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो P पॉइंट से देखोगे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ठीक है। तो बस ये आंसर हो गया। अगर क्या होता ये, इस करंट को मैं टाइम के साथ घटाऊं तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ घटता, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे आता, घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाता, मतलब ये पोल नॉर्थ पोल हो जाता और ये साउथ पोल। तो मतलब इस तरफ से देखने पर करंट कैसे फ्लो, क्लॉकवाइज। देखो दो डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। दोनों बार बता दिया, एक बार करंट बढ़े और एक बार करंट घटे। करंट जब इसमें टाइम के साथ बढ़ेगा तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा, P पॉइंट से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसमें टाइम के साथ करंट घटाऊं तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा, P पॉइंट से देखने पर क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब इंड्यूस्ड करंट अपोजिट हो जाएगा, पहले से अपोजिट।
अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये वायर है बहुत लंबी, इनफाइनाइट वायर, ऊपर नीचे बहुत लंबी, ठीक है। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा आई। अगर मैं करंट को टाइम के साथ बढ़ाऊं और यहाँ पे दो कोयल हैं, एक तो ये कोयल और एक ये कोयल, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये ए कोयल है और ये बी कोयल है। इस वायर में मैं करंट फ्लो करवाऊंगा आई, और उस करंट को टाइम के साथ बढ़ाऊं, तो दोनों कोयल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ तुम्हारी तरफ से देखने पर, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इन बोथ कोयल्स, दोनों कोयल्स में, मतलब ए और बी दोनों कोयल्स में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी, और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी वर्टिकल डाउनवर्ड। तो एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी वर्टिकल डाउनवर्ड, और वो टाइम के साथ बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वर्टिकल डाउनवर्ड और टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि करंट को बढ़ा रहा हूं। तो इस तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, तो मतलब एक तरह से फ्लक्स भी ऐसे आएगा। तो फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड आएगा, और वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना टाइम के साथ। अब इस केस में आ जाओ, पहले ए कोयल की बात करेंगे फिर बी कोयल की। यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि आई को हम बढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज तो हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कोयल क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। वो कुछ इस तरीके से आएगा ना कि इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसे आएगा। मतलब इस इंड्यूस्ड करंट के कारण इस तरफ वाला फेस क्या हो जाए, साउथ पोल, आपकी तरफ वाला, और अंदर की तरफ वाला नॉर्थ पोल। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी ना, तो वो बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, है ना। तो कैसे करंट फ्लो नजर आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट कैसे नजर आ रहा है आपको, या मतलब इस तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज। अब आ जाओ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड बढ़ रहा है ऐसे, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से है कि डाउनवर्ड बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे। तो मतलब उस तरफ वाला फेस साउथ पोल हो, इस तरफ वाला नॉर्थ पोल हो, अपनी तरफ वाला फेस क्या हो, नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ वाला साउथ पोल। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी ना, तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को वो घटाने की कोशिश करेगी। तो मतलब अपनी तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल मतलब अपनी तरफ से देखने पर इसमें करंट कैसे फ्लो होता हुआ नजर आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा इंड्यूस्ड करंट का, इसमें क्लॉकवाइज, जब हम इसको अपनी तरफ से देखें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक कोयल है, मतलब कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, सर्कुलर।
ये कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है, बी नॉट टी स्क्वायर, टी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। और ये कंडक्टिंग वायर रखी हुई है, ठीक है। और इस कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है R, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। और इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है, रेडियस क्या है रिंग की, स्मॉल r, कंडक्टिंग रिंग की। अब फाइंड आउट क्या करना है, किसी भी इंस्टेंट पे इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करो एट एनी इंस्टेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है ना, और वो टाइम के साथ बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे होगा और बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगा और टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। चलो ठीक है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे आएगा ना कि वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे, तो मतलब ऐसे करंट इंड्यूस हो, मतलब हमारी तरफ से देखने पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मतलब इस तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल हो जाए, उस तरफ वाला फेस साउथ पोल। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे आपकी तरफ आ गई ना, तो एक तरह से बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को वो कम कर रही है, अपोज कर रही है ना। तो ये बात तो पक्की होगी, इंड्यूस्ड करंट क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। चलो ठीक है, लेकिन आई कितना आएगा किसी भी टाइम पे, अब वो देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और कितनी, बी नॉट टी स्क्वायर, और एरिया ऑफ दिस कॉइल पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1, बी डॉट ए होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कितना आ गया, पाई बी नॉट आर स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ई वो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी तो होता, डी फाई बाई डी टी तो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पाई बी नॉट आर स्क्वायर, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, ठीक है। तो इस कोयल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो टाइम के साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ना चाहिए। अब इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, V बाई आर, भाई करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय में रेजिस्टेंस, वोल्टेज यहाँ पे E है, ईएमएफ इंड्यूस, बाय में आर रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, तो 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर टी बाय में कैपिटल आर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड करंट भी टाइम के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाए कि एवरेज इंड्यूस्ड करंट बताओ 1 सेकेंड से 3 सेकेंड। मान लो पूछने को और पूछ सकता है कुछ पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हो सकता है कि भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, मतलब इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा, मतलब डेल्टा क्यू।
ये बताओ। और 1 सेकंड से ही 3 सेकंड टाइम इंटरवल में, मतलब ये जो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, एवरेज इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो देखो हमने स्टार्टिंग में जो टर्म्स पढ़ी थी ना उन्हीं का यूज करेंगे। अब देखो डेल्टा क्यू वो क्या आया था, डेल्टा फाई बाय में आर, यही आया था ना। मतलब फाई 3 माइनस फाई 1 बाय में आर रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, है ना। 3 सेकंड पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे टाइम को क्या पुट कर दो 3, तो फाई 3 कितना आ जाएगा 9 पाई बी नोट आर स्क्वायर, है ना। 9 बी नोट पाई आर स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 बी नोट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस फाई 1, 1 सेकंड पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, टी को 1 पुट कर दो, माइनस पाई बी नोट आर स्क्वायर, ठीक है। और बाय में रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल कैपिटल आर, तो डेल्टा क्यू ये कितना आ जाएगा, 9 में से गया 8, 8 पाई बी नोट आर स्क्वायर बाय में कैपिटल आर। इतना तो चार्ज का फ्लो होगा। अगर बी नोट की वैल्यू गिवन होती, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन होती, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन होती, है ना, तो डेल्टा क्यू न्यूमेरिकल आ जाता ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी, भाई इतना को लाऊंगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो, कितना एवरेज करंट होगा, एवरेज इंड्यूस्ड करंट 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में। अब आई एवरेज क्या करते हो, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ऐसा ही करते हो ना। तो डेल्टा क्यू 8 पाई बी नोट आर स्क्वायर बाय में कैपिटल आर बाय में डेल्टा टी, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 सेकंड। तो आई एवरेज मतलब एवरेज इंड्यूस्ड करंट, तो ये देखो कितना आ गया 8 पाई बी नोट आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर बाय में 2, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 पाई बी नोट, 4 पाई बी नोट स्मॉल आर स्क्वायर बाय में कैपिटल आर, है ना, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल ये बन सकता है, कोई कंडक्टिंग रिंग ऐसे रखी हुई हो सर्कुलर शेप की और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ बढ़ेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी टाइम पे इतना, और इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, और कैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो इंड्यूस्ड करंट भी टाइम के साथ है बढ़ेगा, ठीक है। और 1 सेकंड से 3 सेकंड इंटरवल में इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा, इतना। तो 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में एवरेज इंड्यूस्ड करंट पूछ लिया जाए तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर देना, ठीक है, तो वो इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी आज का हमें लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, इस न्यूमेरिकल में देखो मान लो कोई कंडक्टिंग लूप है
जिसकी रेडियस स्मॉल आर टाइम के साथ बढ़ रही है। रेडियस यहाँ पे टाइम के साथ बढ़ रही है, मतलब ये कंडक्टिंग लूप और बड़ा सर्कल होता जा रहा है। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ऑब्वियसली स्मॉल आर इज इंक्रीजिंग विद टाइम, अल्फा कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट, आर नोट भी ऐसे। और क्या गिवन है, ये कंडक्टिंग लूप जो कि टाइम के साथ बड़ा होता जा रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म बी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ नहीं रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ नहीं बढ़ रही, कितनी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड बी, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ऐसे व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप इज कैपिटल आर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप इज इक्वल टू कैपिटल आर, कांस्टेंट। अब इस लूप की रेडियस तो बढ़ती जा रही है, स्मॉल आर इंक्रीजिंग विद टाइम, लेकिन इसका ना, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा गिवन है। तो पूछा क्या गया है, इंड्यूस्ड करंट किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करो, एट एनी इंस्टेंट इंड्यूस्ड करंट। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड भले ही कांस्टेंट हो, फाई क्या होता है, फाई बी इंटू में ए। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ नहीं बढ़ रही, लेकिन एरिया तो बढ़ रहा है, लूप का एरिया, लूप बड़ा होता जा रहा है ना, सर्कुलर लूप बड़ा होता जा रहा है, स्मॉल आर इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो फ्लक्स बी इंटू में ए बढ़ेगा ना, ए के बढ़ने से। तो एक तरह से इससे मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती जाएंगी ना विद टाइम, क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है, इसके अंदर से मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते जाएंगे। तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में टाइम के साथ बढ़ेगा। तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू में ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0, तो cos 0 1, क्योंकि बी डॉट ए होता ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब आर नोट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। तो किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स ही आ जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग विद टाइम। पाई बी स्क्वायर को खोल दो, आर नोट स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 आर नोट अल्फा टी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वैल्यू क्या होती है, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी फाई बाई डी टी। तो पाई बी आर नोट स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर टी प्लस 2 आर नोट अल्फा। ठीक है ना, 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, चाहो तो अल्फा को भी ले लो कॉमन। ठीक है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लियरली टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय में रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो 2 पाई बी अल्फा बाय में आर इंटू में अल्फा टी प्लस आर नोट। ठीक है,
क्लियरली आई भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, फाई इंक्रीजिंग विद टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजिंग विद टाइम, इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है ना। टाइम के बढ़ने से तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप सोचोगे मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ सकता है? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में दो चीज़ होती हैं, बी इंटू में ए। बी नहीं बढ़ रही लेकिन एरिया तो बढ़ रहा है ना इसका, कोयल का, स्मॉल आर बढ़ रहा है टाइम के बढ़ने से, मतलब ये कोयल और बड़ी होती जा रही है, ऐसा गिवन है। लेकिन कोयल का रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, ठीक है, ये भी गिवन है। तो फाई भी बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा, इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा ना, क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है लूप। तो इंड्यूस्ड करंट तो कुछ इस तरीके से आएगा ना, लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, मतलब उस क्योज को अपोज करेगा, जिसके कारण वो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ था। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ ना, तो वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा। हमारी तरफ से देखने पर कैसे इंड्यूस्ड करंट कैसे दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमारी तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल हो, उस तरफ वाला साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ना इसकी खुद की इंड्यूस्ड करंट के कारण, जो कि बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स थे। कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।